नमस्कार दोस्तों। वागेश्वरी विद्या मंदिर की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज के लिए जो हमने चैप्टर चुना है वो 12वीं कक्षा का एक बहुत ज़्यादा नंबरों का, जो अब 56 नंबर का पेपर हमारे पास में है, उसमें से कम 12 से 13 नंबर जो आज हम चैप्टर लेने जा रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, वो कवर करता है। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है मार्क्स का। तो ये चैप्टर है हमारे पास में चैप्टर नंबर 11, जो कि बुक के अनुसार है किरण प्रकाशिकी। और इसी के साथ अगला चैप्टर आता है तरंग प्रकाशिकी। दोनों ही चैप्टर प्रकाश से संबंधित है, इसीलिए इसको प्रकाशिकी नाम दिया गया है। पहला किरण से संबंधित है तो दूसरा प्रकाश से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी। आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने, प्रकाश। अगर आपको कुछ भी फ़ॉन्ट छोटे लग रहे हो, समझ में नहीं आए, तो मेरी आवाज़ पर ध्यान दें। मैं साथ के साथ पढ़ते जाऊंगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो पहला शब्द इसमें लिखा हुआ है प्रकाश। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले या प्रकाशिकी की घटनाएं पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, ध्यान देंगे। वह कारक जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करे, वो प्रकाश कहलाता है। ये प्रकाश का बड़ा सिंपल सा लॉजिक और सामान्य सी परिभाषा। प्रकाश को और भी कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वो हम आने वाली घटनाओं के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सामान्य सबसे परिभाषा वो ये है कि प्रकाश वो कारक है जो सामान्यतः वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। इसमें प्रकाश के मैंने दो स्रोत लिए हैं। पहला स्रोत मैंने लिखा है प्राकृतिक स्रोत, जो हम सब जानते हैं सूर्य है, और दूसरा स्रोत है इसमें कृत्रिम स्रोत, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, फ्लैश लाइट, मोबाइल की ये जो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो सभी प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है। तो इतना आपको पता लग ही गया होगा कि अगर प्रकाश नहीं हो तो सबसे पहला काम, हम किसी भी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे। तो ये प्रकाश की सामान्य और बेसिक परिभाषा, जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करे, उस घटना को या उस कारक को हम कहते हैं प्रकाश। चलिए, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं, जिनमें कुछ घटनाएं प्राकृतिक हैं और कुछ घटनाएं कृत्रिम हैं। तो आज हम एक प्राकृतिक घटना की बात करेंगे, जो सबसे बेसिक घटना मानी जाती है। 10वीं क्लास तक आप लोगों ने पढ़ी भी है, पता भी है, फिर भी हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली घटना मैंने यहाँ पर लिखी है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा दोस्तों, उससे पहले लिखा हुआ है कि प्रकाश के चलने के पथ को किरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसमें तीर का निशान है वो प्रकाश की दिशा को बताता है। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, तो हमने प्रकाश के बारे में तो सुना, पढ़ा कि भाई वो कारक जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करे वो प्रकाश कहलाता है। तो फिर किरण का क्या मतलब हुआ? किरण का मतलब यह हुआ रेज, कि प्रकाश अपने स्रोत से निकल रहा है, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, तो वहाँ से यहाँ तक हम प्रकाश के पथ को कैसे प्रदर्शित करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है प्रकाशिकी में लेकर। पथ को हम प्रदर्शित करते हैं फिलहाल इस चैप्टर में किरणों से। किरण सब लोग जानते ही हैं, इस तरीके से हम ये रे बनाते हैं जिसको हम किरण बोलते हैं। इसमें ये जो तीर का निशान है वो प्रकाश के चलने की दिशा को बताता है, या हम ये कह सकते हैं तकनीकी भाषा में प्रकाश के संचरण की दिशा को बताता है। ये किरण है। तो अब शुरू करते हैं प्रकाश की पहली घटना, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सभी जानते हैं, 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा भी है। अब हम 12वीं क्लास में इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जब प्रकाश किसी पृथक्कारी सतह पर आपतित होता है, तो इसमें सबसे पहला नया शब्द आता है पृथक्कारी सतह। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। पृथक्कारी सतह का मतलब होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना। मान लीजिए सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है वो वायुमंडल से होता हुआ बाहर पड़ी एक बस की छत पर गिर रहा है, तो बस की जो छत है या बस की छत की जो ऊपरी सतह है जो सूर्य की ओर है, वो पृथक्कारी सतह का काम करती है। मतलब ऐसी सतह जिसके ऊपर माध्यम कुछ और हो और नीचे माध्यम कुछ और हो, मतलब दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह कहलाती है
पृथककारी सतह। तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से चलता हुआ आएगा, किसी दूसरे माध्यम में जाएगा, तो एक माध्यम से आने दूसरे माध्यम में जाने के दौरान जब दो माध्यम अलग अलग होंगे जिससे प्रकाश टकराएगा, वो सतह कहलाती है पृथककारी सतह। आगे बढ़ते हैं। पर आपतित होता है। आपतित होने का मतलब सिंपल सा बात है, गिरना, इंसिडेंट होना, कि प्रकाश जब उस सतह पर गिरेगा। देखिए आगे यहाँ चित्र बना रखा है, आपको दिखाई भी दे रही होगी, ये जो मैंने पृथककारी सतह बनाई है यहाँ पर, और ये प्रकाश देखो यहाँ गिर रहा है। गिरना मतलब आपतित होना। तो आपतित होता है, तो आपतित होने के पश्चात प्रकाश सतह से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आपतित हुआ है, लौट जाता है। मतलब प्रकाश सूर्य से या किसी भी कृत्रिम स्रोत से चलता हुआ आया, पृथककारी सतह से टकराया, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम में वो आपतित हुआ था। अब हम ये जरूरी नहीं कह सकते कि ये वाली जो मैंने आपको जगह बताई है पृथककारी सतह के ऊपर, ये हमेशा हवा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक तालाब है और तालाब के अंदर किसी ने टॉर्च रखी है, उस टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश जब पानी के अंदर चलता हुआ पानी की सतह तक आएगा और फिर पानी की सतह से बाहर जाएगा, तो उस दौरान जो पानी के ऊपर वाली सतह है वो भी पृथककारी सतह का काम करेगी। लेकिन माध्यम कौन सा हुआ? प्रारंभिक माध्यम पानी के अंदर वाला। तो परावर्तन की घटना उसमें क्या होगी? जब प्रकाश, जब पानी के अंदर जो टॉर्च रखी है, सपोज कीजिए ये पानी है, इसके अंदर यहाँ हमने एक टॉर्च रखी है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये हो गई उसकी आप पृथककारी सतह, ये वाली ऊपर वाली पृथककारी सतह हो गई। तो इस सतह से टकराने के बाद वापस प्रकाश पानी में ही लौट जाए, तो जिस माध्यम में आपतित हुआ उसी माध्यम में लौट गया, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये सिंपल सी परिभाषा हो जाती है प्रकाश के परावर्तन की। तो वापस एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जब प्रकाश किसी पृथककारी सतह पर आपतित होता है, तो आपतित होने के पश्चात प्रकाश सतह से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आपतित हुआ, लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सिंपल और बेसिक घटना हो जाती है प्रकाश के परावर्तन की। अब हम इसमें आगे ये देखते हैं कि ये तो एक सामान्य सी परिभाषा है कि ये तो परावर्तन होता है। अब परावर्तन से संबंधित क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है, जो 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आएगी, तो वो हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ प्रकाश को दो भागों में विभाजित किया है। ये बेसिक दो प्रकार हैं प्रकाश के परावर्तन के, सॉरी। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। ये दो परावर्तन के प्रकार हैं। तो नियमित परावर्तन की अपन बात करते हैं, नाम से पता लग रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इस परावर्तन में परावर्तित प्रकाश केवल एक दिशा में परावर्तित होता है। इस परावर्तन के लिए पृथककारी सतह चमकीली होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश, उदाहरण के लिए सूर्य से आ रहा है, वायुमंडल में चलता हुआ किसी पृथककारी सतह पर आपतित हुआ, और आपतित होने के बाद उसी सतह में, उसी माध्यम में लौट गई। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लेकिन लौटते समय अगर प्रकाश केवल एक दिशा में जाए, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया, आप ध्यान से देखेंगे, यह आपतित प्रकाश है, ये पृथककारी सतह है, नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रकाश आपतित हुआ, पृथककारी सतह से टकराया और परावर्तन की घटना के अनुसार एक दिशा में लौट गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं? परावर्तित प्रकाश। इसी बीच में मैं एक बात आपको और बता दूं, हम प्रकाश की और भी आगे घटनाएं पढ़ते हैं और आपने 10वीं क्लास में पढ़ी भी है। जैसे परावर्तन के बाद नंबर आ जाता है अपवर्तन का, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, पारगमन भी होता है। तो जब प्रकाश किसी पृथककारी सतह पर गिरता है तो ऐसा नहीं है कि केवल परावर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश किसी पृथककारी सतह पर गिरेगा तो परावर्तन भी होगा, उसी समय कुछ प्रकाश माध्यम के अंदर भी जाएगा तो अपवर्तन भी होगा, पारगमन भी होगा। ये सारी घटनाएं एक साथ ही होती है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इन घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू करते ताकि हमें पता लगे कि हर घटना का क्या नियम है, हर घटना में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि परावर्तन, अपवर्तन, पारगमन, ये सारी की सारी घटनाएं पृथक्कारी सतह पर प्रकाश के गिरने के बाद एक साथ होती है। फिलहाल हमने जो घटना ली है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो बैक टू द पॉइंट वापस आ जाते हैं अपने बिंदु पर। तो ये प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद आप देख रहे हैं ये केवल इस दिशा में, ये देख रहे हैं आप तीनों पैरेलल समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में जाना। तो ये प्रकाश जब यूं आपतित हुआ, इस सतह से टकराया और टकराने के बाद केवल उस तरफ किसी एक निश्चित दिशा में पूरा का पूरा प्रकाश लौट रहा है। इस घटना को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। दैनिक जीवन में इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर एक बात भी लिखी है कि इस प्रकार का परावर्तन करवाने के लिए आपको जो पृथक्कारी सतह है वो बिल्कुल चमकीली, स्मूथ होनी चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि धूप में मोटरसाइकिल खड़ी है या गाड़ी खड़ी है, उनका जो साइड मिरर होता है, जो कांच होता है, उससे बड़ा तीव्र प्रकाश हमारी आंखों पर गिरता है, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न हो रही है और हम देख भी नहीं पाते। मतलब उसको फिर हम किसी को बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा कांच को ना थोड़ा साइड में कर दे। हम उस कांच को जैसे ही थोड़ा सा हटाते हैं और हमारे, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं कि चिड़को पड़े, तो वो चिड़का पड़ना है वो बंद हो जाता है, बस थोड़ा सा उसको एंगल से मोड़ने पर। तो वही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का नियमित परावर्तन। कि प्रकाश उस कांच पर गिरा। अच्छा, कांच की सतह कैसी होती है? बिल्कुल स्मूथ, एकदम चमकीली। जैसे ही प्रकाश उस सतह पर गिरा, कांच एक स्मूथ सरफेस है, क्लियर चमकीली सतह है, टकराया और एक निश्चित दिशा में मैक्सिमम प्रकाश की मात्रा लौटी। ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्रकाश एक निश्चित दिशा में जाएगा, लेकिन अधिकतम भाग प्रकाश का लगभग 80 to 90% वो एक ही दिशा में जाएगा। हो सकता है हम उसी दिशा में, हम उस मिरर के सामने बैठे हों, तो वो सारा का सारा प्रकाश हमारी आंखों पर आता है और हमें आंखों में चमक उत्पन्न होती है। तो हम कहते हैं भाई इस कांच को थोड़ा सा साइड में कर ले, और जैसे ही वो थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करता है, वो चमक हमारी आंखों पर नहीं आती, क्योंकि अब उसका जैसे हमने एंगल बदला तो पृथक्कारी सतह को हमने थोड़ा सा घुमा दिया, मोड़ दिया। हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो वो जो नियमित एक दिशा में जो परावर्तित हो रहा था, वो प्रकाश किसी दूसरी दिशा में जाने लगा और वो चमक हमारी आंखों पर आने से रुक गई। तो इस घटना को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन का जो अगला प्रकार है वो आता है विसरित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। पढ़ लेते हैं पहले क्या है ये। इस परावर्तन में प्रकाश परावर्तित होने के बाद सभी दिशाओं में फैलता है। इसका उल्टा हुआ, इसमें एक ही दिशा में जा रहा था, इसमें जब प्रकाश गिरा, यहाँ इसका डायग्राम भी मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ मैं विसरित परावर्तन का, आप यहाँ से देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें मैंने ये भी लिखा है कि इस प्रकार के परावर्तन के लिए जो आपकी पृथक्कारी सतह है वो खुरदरी होनी चाहिए। तो ये इस तरीके का परावर्तन होगा, इसको बोला जाता है विसरित परावर्तित। ये हो गया आपका आपतित, ये आपतित प्रकाश है, ये खुरदरी सतह हो गई। पृथक्कारी सतह ही है लेकिन खुरदरी है, कांच की तरह स्मूथ नहीं है। और जैसे ये प्रकाश यूं गिरेगा और चारों दिशाओं में फैलेगा, जैसे कि दीवार या मिरर के अलावा कोई भी ऐसी चीज़, दीवार हो गया, लकड़ी की टेबल हो गई, कुछ भी ऑब्जेक्ट जिसकी सतह बिल्कुल कांच की तरह चिकनी ना हो। तो ऐसी बहुत सारी सतह हैं, आपको पता है, कांच है, दीवार है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हमें दिखती क्यों है? सबसे मेन रीज़न दिखने का, क्योंकि हमने प्रकाश की पहली बात पढ़ी कि वो कारक जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करे। तो दिखने का सबसे बड़ा कारण ही क्या है? परावर्तन। प्रकाश जाएगा, टकराएगा, लौट कर हमारी आंखों पर आएगा, उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। ये सारा प्रोसेस है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखती है। तो हमें सभी चीज़ें दिख रही है। तो किसी दीवार पर गिरा तो दीवार एक खुरदरी सतह है। तो इस तरह के अगर खुरदरी सतह पर जब प्रकाश गिरता है तो गिरने के बाद किसी एक दिशा में ना लौटकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। और ज़्यादातर जो घटनाएं होती है वो विसरित परावर्तन की ही है। हम जानते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो पृथक्कारी सतह है वो इतनी चमकीली नहीं हो सकती। तो ये परावर्तन का दूसरा प्रकार है। विसरित परावर्तन के संबंधित एक इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमें अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई देता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी तक आता है।
पृथ्वी पर उजाला है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसी प्रकार का कोई उजाला नहीं है। पूरा का पूरा अंतरिक्ष जो है वो काला है, अंधकार है। उसका कारण है ये विसरित परावर्तन। हम आगे घटना पढ़ेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में हम देखेंगे कि जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, गैस के हो, धूल के हो, गैसों के हो, जब प्रकाश उन कणों से टकराता है तो टकराने के बाद, क्योंकि वो भी खुरदरे ही होते हैं, तो टकराने के बाद वो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं? विसरित परावर्तन। तो चूंकि वो छोटे छोटे जब कणों से, धूल के कणों से, गैसों के कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैलता है तो हमें जो हमारे वायुमंडल का रंग है वो नीला दिखाई देता है। इसका भी कारण है नीला क्यों दिखाई देता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें उजाला दिखाई देता है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, उसमें ये धूल के कण, गैसों के कण, ऐसा कोई भी पार्टिकल वहाँ मौजूद नहीं होता। तो जब सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो सूर्य से निकलने के बाद जब पृथ्वी धरातल तक पहुंचता है, ये जो लाखों करोड़ों किलोमीटर की वो दूरी तय करता है, इस बीच में कोई भी छोटे छोटे कण उसके रास्ते में नहीं आते तो वो किसी भी कण से टकराता नहीं है। और जब तक किसी कण से टकराएगा नहीं तो परावर्तन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसी कारण हमें अंतरिक्ष का रंग है वो काला दिखाई देता है। तो ये परावर्तन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। यह परावर्तन की परिभाषा होती है। इससे संबंधित अब हम आगे बढ़ते हैं। परावर्तन की परिभाषा हमने पढ़ी, परावर्तन के दोनों प्रकार हमने देखे, आपको पता लग गया होगा, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। सिंपल सा बेसिक अंतर है, चमकीली सतह पर गिरेगा तो एक ही दिशा में लौटेगा, और अगर खुरदरी सतह पर गिरेगा तो एक दिशा में ना लौटकर चारों दिशाओं में फैलेगा। इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं? विसरित परावर्तन। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हमारे पास है जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा परावर्तन से संबंधित नियम। तो अगला जो टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। तो पहला जो इसमें नियम आता है, मुख्यतः परावर्तन के हमारे पास में दो नियम है। जो पहला नियम है, लिख लेते हैं ऊपर, इसके दो नियम हैं। पहला, आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह इसका पहला नियम है। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बड़ा सिंपल सा नियम है, 10वीं क्लास में आपने बहुत बार सुना भी होगा। थोड़ा सा वैसे याद करने के लिए तो पर्याप्त है, छोटा सा नियम है, दो नियम है, दूसरा नियम भी हम देख लेंगे, हमें याद भी हो जाएगा, बोर्ड में 1-2 नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा समझना हर चीज़ को ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो समझ कर पढ़ें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक चित्र बनाता हूँ, उससे हम इस चीज़ को समझते हैं। ये मैंने एक पृथककारी सतह बनाई है। ये हमारे पास में है पृथककारी सतह, चिकनी, खुरदरी, कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि जब हम नियम की बात करते हैं ना, तो आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी हम परावर्तन या अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, जब भी नियम पढ़ते हैं तो आपने ये सुना होगा कि प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है, उसमें 7 कलर होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी नियम की बात करते हैं तो हम केवल एक कलर की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश। चाहे वो अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम हो, हम आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, या अभी भी हम यहाँ पर नियम की बात करें तो मैं एक किरण ले रहा हूँ। एक किरण लेने का मतलब है एक वर्णी प्रकाश, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लगे कि परावर्तन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या नियम इस पर लागू हो रहे हैं, समझने में आसानी हो। क्योंकि कई बार वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण जब हम श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं तो हो सकता है प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाए और हमें हमारे नियम समझने में दिक्कत हो। ये है अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है इस पृथककारी सतह के 90 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा। अभिलंब जैसा कोई भी फिजिकल अभिलंब नहीं होता कभी भी, ये सिर्फ नियम को समझने के लिए है।
तो पृथककारी सतह पर एक काल्पनिक लंबवत रेखा पृथककारी सतह के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये है आपतित किरण। मतलब जो आपतित प्रकाश की मैंने एक किरण ली है और चूंकि उसी माध्यम में लौटाना है तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। यहाँ मैं एक कोण बनाऊंगा I, यहाँ मैं एक कोण बनाऊंगा R। इसकी हम बाद में बात करेंगे ये I और R क्या है। फिलहाल जो मैंने ऊपर 3 शब्द लिखे थे वो तीनों शब्द आपको इस चित्र में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। पहला है आपतित किरण, जिसको हम आपतित प्रकाश भी बोल सकते हैं, प्रकाश की ही एक किरण है। परावर्तित प्रकाश या परावर्तित किरण। और तीसरा है अभिलंब। ऊपर लिखा हुआ ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। इस एक ही तल में होने का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लें। जैसे कि ये मेरा एक सेल फोन है, मैं इसकी इस सतह को पृथककारी सतह मानता हूँ। एक उदाहरण के लिए आप समझिएगा इसको। ये पृथककारी सतह हुई, ये अभिलंब हो गया जो कि पृथककारी सतह के कैसे होता है 90 डिग्री। ये इसका अभिलंब हो गया, सॉरी। तो ये जो आपतित किरण आ रही है वो यहाँ से यूँ आ रही है, चित्र में आप देख सकते हैं, और यूँ वापस परावर्तित हो रही है। थोड़ा सा आप इसको एज्यूम कीजिए दिमाग में। आप भी अपने पास में कोई कॉपी या किताब हो तो उससे समझ सकते हैं। ये पृथककारी सतह, सतह के लंबवत, आपतित, परावर्तित। अब एक ही तल में होने का क्या मतलब है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने कार्तीय निर्देशांक आपने भी पढ़े होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स, वाई, जेड, ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, निर्देश तंत्र है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स अक्ष होती है, सबको पता है। ये वाई अक्ष होती है, ये जेड अक्ष होती है। और जेड अक्ष जो होती है, जो मैंने भी यहाँ तिरछी बनाई है, ये आप सबको पता है, बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर है कि ये जेड अक्ष है वो तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है। मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये हमारा ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये जेड अक्ष हो गई। 2 अक्षों से मिलकर जो बनता है वो कहलाता है समतल। 2 अक्षों से, जैसे ये जो बोर्ड लगा हुआ है